क्या है? विशेष बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः निदान विशेष क्या है? निदान विशेष और दुष्य विशेष क्या है? बहु अबद्ध मेधसा मांसः क्लेदः शुक्रः, ऐसे विभिन्न प्रकार के दुष्य, ये दुष्य विशेष भी हमने देखे थे। तो अभी इससे आगे चल के ये निदान विशेष, दोष विशेष और दुष्य विशेष जो प्रमेह के हैं, ये जानने के बाद इनकी सम्मूर्छना किस प्रकार से होती है और प्रमेह व्याधि की अभिव्यक्ति पैथोफिजियोलॉजी किस प्रकार से होती है, ये जानने की कोशिश अब करेंगे। तो इसका वर्णन अभी प्रमेह निदान जो अध्याय है, उस अध्याय में श्लोक नंबर 8 में किया है। कफज प्रमेह की संप्राप्ति, पेज नंबर 213, 213। तो एक एक श्लोक, ये बड़ा श्लोक है, उसमें से एक एक श्लोक पढ़ेंगे, एक एक स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। अभी वहां पे लिखा है त्रयाणाम एषां निदानादि विशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते प्राग अतिभूयस्त्वात्। क्या कहा है उन्होंने? त्रयाणाम एषां निदानादि विशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते प्राग अतिभूयस्त्वात्। एषां त्रयाणां निदानादि विशेषाणां, एषां ये जो है निदानादि त्रयाणां विशेषाणां, निदानादि ये जो तीन विशेष है, निदान विशेष और दुष्य विशेष, एषां त्रयाणां निदानादि विशेषाणां सन्निपाते। सन्निपाते, सन्निपाते का यहाँ पे अर्थ क्या है? अधिकरण से सन्निपाते इति मेलके, मिक्स होने के बाद, उनकी सम्मूर्छना होने के बाद, when they have a, what we can say, the collision with each other, when निदान दोष दुष्य विशेष are having the collision with each other, सन्निपाते। सन्निपाते क्या होता है? प्राग अतिभूयस्त्वात्, प्राग अतिभूयस्त्वात्। प्राग यानी क्या? सबसे पहले, प्रथम। प्राग अतिभूयस्त्वात्, अतिभूयस्त्वात् यानी क्या? अत्यधिक क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है, इसके कारण प्राग अतिभूयस्त्वात्। कौन प्राग अतिभूयस्त्वात् है? श्लेष्मा। प्राग अतिभूयस्त्वात् श्लेष्मा, the श्लेष्मा which is previously, which is at firstly provoked in a very large quantity, प्राग अतिभूयस्त्वात्। और अभी उसका क्या हो रहा है? क्षिप्रम प्रकोपम आपद्यते। अभी उस श्लेष्मा का वो ऑलरेडी अतिभूयस्त्वात्, ऑलरेडी वो क्वांटिटी वाइज बढ़ा हुआ है, उसका प्रकोपम आपद्यते, उसका प्रकोप होता है। और वो कैसे होता है? क्षिप्रम, तुरंत। तो यहाँ पे देखो कि एषां त्रयाणां निदानादि विशेषाणां सन्निपाते प्राग अतिभूयस्त्वात्। ये प्राग अतिभूयस्त्वात् की टीका क्या लिखी है वहां पे? प्राग इति उत्पादक काल एव, उत्पादक काल में ही, पहले से ही श्लेष्मा बड़ा है। हेतु निदानादि विशेष के कारण वो श्लेष्मा पहले से ही बड़ा है। तो कौन से गुणों से बड़ा होगा? नेचुरली बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा। श्लेष्मा के अन्य गुण बड़े ही होंगे, लेकिन उसमें द्रव गुण प्रधानता होगी। So when these three factors, निदान विशेष, दोष विशेष and दुष्य विशेष, comes in contact with each other, then instantaneously Shipram, kapha gets provoked. This instant kapha visheshan is the first stage of the pathophysiology of kapha prameha. यह होता है सबसे पहले. This is the first pathophysiological event.
अभी देखो, इस अध्याय की शुरुआत में हमने पढ़ा था, जो पहला श्लोक था, त्रिदोष प्रकोप निमित्ता विंशति प्रमेहा भवन्ति, तो तीसरा श्लोक है। तो वहां पे तो प्रमेय किसके कारण होता है, ऐसा उन्होंने लिखा, त्रिदोष प्रकोप निमित्ता, त्रिदोष प्रकोप के कारण होता है। लेकिन ये जो फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट है, उसमें क्या हो रहा है, क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। यहाँ पे सबसे पहले श्लेष्मा का प्रकोप होता है, और ये प्रकोप द्रवगुण आधिक्य से होता है। श्लेष्म का द्रवगुण अत्यधिक बढ़ता है। प्राण अतिभूयस्त्वात् क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। अभी इसके बाद क्या होता है, तो उन्होंने आगे लिखा है, स प्रकुपिताः क्षिप्रमेवं शरीरे विसृप्तिं लभते शरीर शैथिल्या। क्या कहा उन्होंने, स प्रकुपिताः क्षिप्रमेव शरीरे विसृप्तिं लभते शरीर शैथिल्या। स शरीर शैथिल्या शरीरे क्षिप्रमेव विसृप्तिं लभते। स यानी क्या, वो कब, शरीर शैथिल्यात्, शरीर शैथिल्य के कारण क्षिप्रमेव विसृप्तिं लभते। क्षिप्र, यहाँ पे भी क्षिप्र शब्द है, तुरंत, इंस्टेंटेनियसली, तुरंत वो पूरे शरीर में उसका प्रसर हो जाता है। विसृप्तिं लभते, तो ऑलरेडी शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, और ये जो कफ बड़ा है, प्रागति भूयस्त्वात् क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। पहले स्टेज में तो श्लेष्मा का प्रकोप हो गया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है, इस कफ को नेचुरली विरोध करने वाली की शरीर की जो नेचुरल यंत्रणा है, वो अभी यंत्रणा शरीर में कार्यान्वित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में विकार विघात भावों का अभाव है। इसी कारण जो द्रवगुण बहुल प्रवाही श्लेष्मा अभी जो सभी स्रोतों में बढ़ रहा है, उसको विरोध कभी किस प्रकार से नहीं हो रहा, कौन से भी स्रोत से उसको विरोध नहीं हो रहा। ये क्या है, ये कफ का प्रसर है। अगर उस श्लेष्मा को अगर विरोध हो जाता, तो उस श्लेष्मा का प्रसर सार्वदेहिक नहीं होता, वो लोकलाइज होता, वो एक दो स्रोतस तक लिमिटेड रहता, और एक दो स्रोतस की दुष्टि करके वो व्याधि की उस स्थानिक व्याधि की निर्मिति करता। लेकिन प्रमेह स्थानिक व्याधि नहीं है, इसमें बहुत सारे स्रोतसों की, या कहे कि सार्वदेहिक स्रोतसों की इन्वॉल्वमेंट है। शरीरे क्षिप्रमेव विसृप्तिं लभते, तो उस बड़े हुए कफ, एक इंसिडेंस है, एक इवेंट है कि कफ तो बड़ा हुआ है, नो डाउट, लेकिन उस कफ को विरोध करने वाला जो विघात कर भाव है, उस विकार विघात भावों का अभाव भी शरीर में नेचुरली उत्पन्न हुआ है। इसी कारण उस बड़े हुए श्लेष्मा को अभी विरोध नहीं हो रहा, और उस श्लेष्मा का प्रसर हो रहा है। और ये प्रसर क्यों हो रहा है, उसका कारण उन्होंने क्या दिया है इस लाइन में, शरीर शैथिल्य। तो प्राप्ति जो है वो अभी पूरे इस्टेब्लिश हो गई है। वो शैथिल्य किस कारण उत्पन्न हुआ, निदान विशेष के कारण, अव्यायामात् दिवा स्वप्नात्। ये जो निदान विशेष है, उनके कारण स्रोतसों में, शरीर में शैथिल्य इस्टेब्लिश हो गया, निर्माण हो गया। तो शरीर शैथिल्य इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट टू मैनिफेस्ट द कफज प्रमेह संप्राप्ति। कफ प्रकोप है, नो डाउट, निदान सेवन किया, कफ का प्रकोप हो गया, कफ विषेट हो गया, लेकिन वो विषेट होने वाला कफ
का प्रसर होने के लिए शैथिल्य होना आवश्यक है। अगर शरीर में शैथिल्य नहीं है तो ये कफ का प्रसर सार्वदेहिक नहीं हो पाएगा, वो स्थानिक हो जाएगा। वो एक दो स्रोतस की दृष्टि करके कफज कोई तो विकार उत्पन्न करेगा, लेकिन वो प्रमेह नहीं कर पाएगा। अगर कफज प्रमेह तो शरीर शैथिल्य उत्पादित होना ये आवश्यक, इनविटेबल पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल आवश्यक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि शरीर शैथिल्य क्या है? हाउ टू what we can say the स्रोतोदृष्टि। धातुओं में एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं, ये भी एक आयुर्वेदीय विद्यार्थी होने के कारण हमको जानना चाहिए कि शैथिल्य होते समय शरीर में क्या क्या बदलाव होते जाते हैं, किस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। अगर शास्त्र में देखा जाए तो इस शैथिल्य का वर्णन या फिर इस शैथिल्य पैथोलॉजी के लिए विभिन्न पर्यायों का उन्होंने यूज किया है, विभिन्न पर्यायी शब्दों का उन्होंने यूज किया है। जैसे कि शैथिल्य शब्द के लिए असहतत्व, अनिबिड़, सुशिर, विरल, अघन, अपिंडित, अदृढ़, अनिविष्ट इत्यादि विभिन्न पर्याय उन्होंने शैथिल्य शब्द के लिए वहां पे यूटिलाइज किए हैं। इन सभी शब्दों का भावार्थ एक ही है, शैथिल्य, अनिबिड़, असंहत, सुशिर, इन सब का तात्पर्य एक ही है। अब इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत सारे टीकाकारों ने शैथिल्य का विवेचन विभिन्न अंगों से किया है। अगर वाग्भट सूत्रस्थान, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का जो 8वां अध्याय है उसमें आयुर्वेद रसायन की टीका में शैथिल्य की एक व्याख्या की है कि शैथिल्य की काठिन्य कम होना, डिमिनिश होना, यह शैथिल्य शब्द का उन्होंने वहां पे अर्थ दिया है। या फिर अगर चक्रपाणी की टीका देखनी है तो चरक चिकित्सा स्थान का जो 16वां अध्याय है, पांडुरोग चिकित्सित अध्याय, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 16, इसमें देखिए श्लोक नंबर जो 4 है, चौथा श्लोक जो है, दोषः पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यम तस्य धातूनाम गौरवम च उपजायते। ये शैथिल्य है, यहाँ पे भी शैथिल्य है। अभी शैथिल्य शब्द की उन्होंने टीका क्या की है देखो, तो शैथिल्यमिति दुर्बलेन्द्रिया, तो शैथिल्य शब्द की टीका, शिथिलेन्द्रिया की टीका देखो उन्होंने की है, जो 6ठा श्लोक है उसके आगे लिखे, स्वल्प रक्तो अल्प मेदस्को निस्सार शिथिलेन्द्रियाः वैवर्ण्यम भजते तस्य हेतु शृणु सलक्षणम। तो वहां पे जो शिथिलेन्द्रिया शब्द आया है तो उसकी व्याख्या चक्रपाणी ने की है, नीचे से 5वीं 6ठी लाइन है, शिथिलेन्द्रियाः इति दुर्बलेन्द्रिया। तो दुर्बल इंद्रिय होना ये तात्पर्य उन्होंने शिथिलेन्द्रिया से किया। तो यहाँ पे और एक रेफरेंस हमको मिल गया कि देखो ये पांडु संप्राप्ति भी शैथिल्य प्रदान संप्राप्ति है। शैथिल्यम तस्य धातुनाम गौरवम च उपजायते। अभी जो हम प्रमेह संप्राप्ति पढ़ रहे हैं उसमें भी क्या है, शरीर शैथिल्य क्षिप्रमेव विस्तृप्तिम लभते। तो इस पांडु संप्राप्ति में भी शैथिल्य उत्पन्न हो रहा है, जो कफज प्रमेह है उसमें भी शैथिल्य की निर्मिति है। अभी और एक देखेंगे जो कुष्ठ निदान अध्याय है, चरक निदान स्थान का जो 5वां अध्याय है, उसमें चरक निदान स्थान अध्याय 5 पेज नंबर 217 जो है, जो कुष्ठ निदान की संप्राप्ति का श्लोक है, श्लोक नंबर 6, उसमें
त्रयोदोष, नीचे से चौथी पांचवी लाइन जो है, त्रयोदोषः युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते त्वगादयाः चत्वारः शैथिल्यम् आपद्यन्ते तेषु शिथिलेषु दोषः प्रकुपिताः स्थानम् अधिगम्य संतिष्ठमानः तान् किस प्रकार की है, वो त्वगा की जो त्वक, रक्त, मांस, लसिका, ये जो चार भाव है, इन चार भावों में अभी शैथिल्य की निर्मिति हो रही है और उसके कारण, उस शैथिल्य रूपी संप्राप्ति के कारण ही कुष्ठ में दोष अभी स्थानम अधिगम्य संतिष्ठमानः। अगर ये कुष्ठ में शैथिल्य उस त्वगादि चत्वारः धातुओं में उत्पन्न नहीं होगा तो ये दोषों को संतिष्ठमान की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। तो ये यहाँ पे विशेष है, कुष्ठ संप्राप्ति में भी हमको स्थानिक त्वक वैवर्ण्य दिखता है, लेकिन वो स्थानिक त्वक वैवर्ण्य त्वचा दृष्टि उत्पन्न होने के लिए जो प्रकृतिभूत कुष्ठ के कहे हैं चार धातु, त्वक, रक्त, मांस, लसिका, उनमें शैथिल्य उत्पन्न होना आवश्यक है। तो देखिए जरा से 3 रेफरेंस देखे, जो प्रमेय निदान का अध्याय पढ़ा है हमने, उस प्रमेय निदान के अध्याय में भी पूरा शारीर शैथिल्य उत्पन्न हुआ है। जो पांडु संप्राप्ति पढ़ रहे हैं, उस पांडु संप्राप्ति में भी शैथिल्य उत्पन्न हुआ है, इस कुष्ठ के संप्राप्ति में भी शैथिल्य उत्पन्न हो रहा है। आगे आप राज्यक्षमा अध्याय में भी शैथिल्य की निर्मिति है। तो एक ही शैथिल्य संप्राप्ति हो रही है, उसका मैनिफेस्टेशन धन संप्राप्तियों में अलग अलग प्रकार का है। प्रमेह में जो शैथिल्य उत्पन्न हो रहा है शैथिल्य, और पांडुरूप में जो शैथिल्य उत्पन्न अल्टीमेट एक ही है शैथिल्य, लेकिन इन दोनों व्याधियों में जो शैथिल्य उत्पन्न होता है उनका कारण विभिन्न है, और ये जो कुष्ठ में शैथिल्य उत्पन्न हो रहा है उसका भी कारण भिन्न है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए शैथिल्य क्या है। तो देखिए ये जो हमने चक्रपाणी का एक व्याख्या देखी, दुर्बल इंद्रिया, वैसे ही अष्टांग संग्रह जो निदान स्थान का 13वां अध्याय है, उसमें जो 5वां श्लोक है उस पर इंदु की टीका है, शैथिल्यमिति धातुनाम स्वरूपात् हानि। धातु का जो नॉर्मल स्वरूप होना चाहिए, उसका जो कंटेक्स्ट होना चाहिए, उसका जो टेक्सचर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए धातुओं का, उस धातुओं के नॉर्मल स्वरूप की हानि होना, फिजियोलॉजिकल उसके स्ट्रक्चर की हानि होना, ऐसा शैथिल्य शब्द की व्याख्या उन्होंने बात की है। चिकित्सा अध्याय जो है चिकित्सा स्थान में, उसमें भी हमको चक्रपाणी ने शैथिल्य शब्द की एक प्रकार से अलग प्रकार से व्याख्या की है, ये हमको मिलती है। जो चिकित्सा स्थान का रसायन चिकित्सा अध्याय है, उसमें से जो दूसरा पाद है, उसमें से जो तीसरा श्लोक है, पेज नंबर 381, उसमें ऊपर से चौथी लाइन है, उसमें उन्होंने कहा है अबद्ध मांसम इति अनिबिड़ मांसम। अबद्ध मांसम हमने देखा कि ये शैथिल्य का पर्याय ही है, तो अबद्ध मांसम इति अनिबिड़ मांसम, ऐसा चक्रपाणी ने। तो देखो कि टीका क्यों पढ़नी चाहिए, why there is need to read the commentaries, because the commentator gives different aspects of the same concept। कभी आयुर्वेद रसायनकार अलग प्रकार की व्याख्या टीका करते हैं, कभी चक्रपाणी एक ही अध्याय में या फिर कहे कि एक ही संहिता में दो डिफरेंट शेड्स दे देते हैं, कभी इंदु उसकी अलग शेड हमको दिखाता है। तो इसी प्रकार कमेंट्री पढ़ना चाहिए, कमेंट्री पढ़ेंगे तो एक ही कंसेप्ट के अलग अलग व्यूज हमारे सामने
उपस्थित हो जाती है। तो अबद्ध मांसम इति अनिबिड़ मांसम। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का जो 11वां अध्याय है उसमें जो 16वां श्लोक है उसमें शलत संधि था। शलत संधि था, ये भी संधि शैथिल्य है। तो शलत संधिता संधि शैथिल्यम, ऐसे उसकी व्याख्या की। संधियों में शैथिल्य उत्पन्न होता है। ये वैसे देखा जाए तो राजक्षमा में उत्पन्न होता है संधि शैथिल्य है। और चरक निदान स्थान का जो अभी हमने अध्याय पढ़ा है, दृश्य निदान, जो चरक निदान स्थान का जो चौथा अध्याय है, उसी चौथा अध्याय में जो दृश्य विशेष है वहां पे चक्रपाणि ने टीका की है अबद्धम इति असंहतम। तो इसी प्रकार से डिफरेंट एंगल से कमेंटेटर ने इस शैथिल्य शब्द की व्याख्या करने का प्रयास किया है। लेकिन सबसे अच्छी व्याख्या या फिर कहे कि अंडरस्टैंडिंग के लिए सुलभ व्याख्या, जैसे उस शैथिल्य कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, उसका विजुअलाइजेशन हमारे सामने होने में सुलभता आती है, ऐसी व्याख्या चरक शारीर स्थान का जो अध्याय 4 महती गर्भावक्रांति नाम का जो अध्याय है, उसी अध्याय में श्लोक नंबर जो 14 है, उस 14 जो श्लोक नंबर है पेज नंबर 318 एंड 319, तो उस श्लोक का अधिकरण क्या चल रहा है अभी कि स्त्री और पुरुष इनके जो विशेष भाव है इनका वर्णन अभी इस श्लोक में कर रहे हैं। अभी उसकी टीके में चक्रपाणि जी ने पेज नंबर 319 में शैथिल्य शब्द की टीका की है। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड कॉलम है उसमें नीचे से 10वीं 11वीं लाइन है, शैथिल्यम अनिबिड़ संयोगता। क्या कहा उन्होंने? शैथिल्यम अनिबिड़ संयोगता। अभी इसका उन्होंने उदाहरण दिया, उपमा अलंकार उन्हें यूज की। यथा दृढ़ क्षण तंतु विरल वापीत पटस्य शैथिल्यम मार्दवम तु निबिड़ संयोगस्यापि सहजावयव मार्दवम। क्या कहा उन्होंने? शैथिल्य यानी अनिबिड़ संयोग। जैसे कि कार्पास के अगर तंतु है, वो अगर उनमें कुछ कुछ अंतर रखते हुए उनको अगर हमने बुना तो उसमें से अल्टीमेटली जो क्लॉथ बनेगा, उसमें से अल्टीमेटली जो क्या कहते हैं उसको कि क्लॉथ बुनने के बाद जो अंतिमतः जो रिजल्ट होगा उसकी जो विंड रहेगी वो बहुत पतली रहेगी। क्यों कहा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो कार्पास के जो तंतु है उसमें नेचुरली आपने अंतर रखा है और उस अंतर रखने के बाद उस कार्पास के तंतुओं को आपने बुना है। तो ये क्या है? ये अनिबिड़ संयोग है। तो फिर शैथिल्य और मार्दव में क्या अंतर है वो भी उन्होंने कहा। मार्दव में एक्चुअली क्या होता है, मार्दव में आप निबिड़ संयोग करते हो, आप कार्पास के तंतु जो है वो एक दूसरे से बहुत सटीक उनका संयोग आप करते हो, उनको बुनते हो, लेकिन वो तंतु नेचुरली कैसे होते हैं, जैसे कि वो बहुत ही वेलवेट जैसे है, बहुत ही स्पर्श के लिए मृदु है, ऐसे अगर वो होते हैं तो उसको आप मार्दव कहते हैं। तो मार्दव इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, शैथिल्य इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। शैथिल्य में नेचुरली वो विरल होते हैं तंतु जो है, नेचुरली जो धातु परमाणु है वो धातु परमाणु एक दूसरे से नेचुरली उनमें अंतर रहता है। तो ये अनिबिड़ संयोग जो है वो शैथिल्य है। तो व्हाट इज शैथिल्य? ड्यू टू द पैथोफिजियोलॉजी इन दैट धातु, the anibid sanyog is now going to happen, and that anibid sanyog is called as, termed as the shaithilya. There is one opposite concept of the shaithilya which is called as samhanana or sahati. So naturally, normally all the dhatus should be in a state of samasamhanana or the sahati. In Charak Vimanstan 8th चैप्टर, चरक विमान स्थान का जो 8वां अध्याय है उसमें सहनन की व्याख्या की है। देखिए चरक विमान स्थान का जो 8वां अध्याय है
उसमें श्लोक नंबर 116 जो है, पेज नंबर 279, सहननम इति च सहननम सहति। तो इसकी टीका में देखिए क्या कहा है उन्होंने, सहति इति निबिड़ संधान इत्यर्थः। अभी हमने शैथिल्य की व्याख्या देखी, शैथिल्य इति अनिबिड़ संयोगतः, और ये सहति इति निबिड़ संधान इत्यर्थः, यानी धातु एक तरह से निबिड़ संयोग से है तो उसको हम सहनन कहते हैं। सममांस प्रमाणस्तु समसंहननाः सुविभक्त गात्राणि, ऐसा जो वर्णन आता है तो वो मांस के लिए है, वो हर एक धातुओं के लिए है। मांस समसंहनन चाहिए, मेद समसंहनन चाहिए, अस्थि समसंहनन चाहिए। तो निबिड़ संधान इत्यर्थः ये जो है वो संहनन है, और निबिड़ संधान जो है वो शैथिल्य है। तो मांस धातु का अगर उदाहरण ले तो मांस धातु दो प्रकार का हो गया, निबिड़ मांस धातु, अनिबिड़ मांस धातु। वन इज प्रॉपर, अनदर इज शैथिल्य मांस धातु, शैथिल्य प्राप्त मांस धातु। तो वैसे हर एक धातु हो गया, निबिड़ रक्त, अनिबिड़ रक्त, निबिड़ मेद, अनिबिड़ मेद। दैट मीन्स निबिड़त्व ये शैथिल्य एग्जामिन करने का एक बेसिक पैरामीटर है। उस शैथिल्य अगर हमको असेस करना है तो उस निबिड़त्व के स्वरूप से हम उस शैथिल्य का असेसमेंट कर सकते हैं, उसका ग्रेडेशन हम डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर से एक बार, अगर शैथिल्य जैसे हमने चक्रपाणी की टीका चरक शारिस्थान के 4 अध्याय में देखी, अनिबिड़ संयोगता, स्टेट ऑफ एन इनकॉम्पैक्ट यूनियन, जैसे मांस के परमाणु एक दूसरे से अलग है, वो मैंने चरक निदान के 8वें अध्याय में जो की है, निबिड़ संधानता, दैट मींस द स्टेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट यूनियन। जैसे कि मांस के उदाहरण में देखा जाए कि मांस के परमाणु एक दूसरे से निबिड़ घन स्वरूप से कनेक्टेड है, ऐसे अगर वो अवस्था है तो उसको हम कहेंगे कि वो निबिड़ मांस धातु है। तो सवाल ये दिमाग में आता है कि आपने चलो अपने मांस का उदाहरण दिया हमको कि मांस निबिड़ रहता है और अनिबिड़ रहता है, लेकिन हर बार शैथिल्य पैथोलॉजिकली होता है क्या? नहीं, कई बार ये जो शैथिल्य है वो नेचुरली शरीर में पैदा होता है, कई बार वो नेचुरल इवेंट भी रहता है। देखिए अभी ये चरक मीमांसा का जो 8वां अध्याय है उसमें ही श्लोक नंबर 97 जो है, पेज नंबर 277, उसमें उन्होंने वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है? पित्तल प्रकृति का वर्णन किया है। तो इस पित्तल प्रकृति के वर्णन में वो कहते हैं देखिए, पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च तस्य उष्णा पित्तला भवति उष्णा असहा उष्णमुखा सुकुमार अवदात गात्रः प्रभूत विप्लव व्यंग तील पीडका क्षुत पिपासा वन्तः क्षिप्र बलि बलित खालित्य दोषः प्रायो दंडशुकाः द्रवत्वा शिथिल मृतिमांसाः। देखो उन्होंने क्या कहा, द्रव शिथिल पित्तल प्रकृति में नेचुरली द्रव गुण की वृद्धि होती है, और इस द्रव गुण की वृद्धि नेचुरली होने के कारण जो पित्तल प्रकृति के व्यक्ति है उनमें शिथिल मृदु संधि और मांस ऐसी अवस्था निर्माण हो जाती है। ये द्रवत्वाद शिथिल मृदु संधि मांसः ये फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये फिजियोलॉजी का वर्णन है, ये पैथोलॉजी का वर्णन नहीं है।
तो ये पित्तल प्रकृति में जो शिथिल मृदु संधि मांस उत्पन्न हो रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल वहां पे उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से देखा जाए तो इसी अध्याय में चरक मीमांसा का जो 8वां अध्याय है उसमें श्लोक नंबर जो 127 है, पेज नंबर 281, वहां पे देखिए श्लोक नंबर जो 127 है उसमें से ऊपर में से एक छठी लाइन है, ग्रीष्म ऋतु में अगर आप शोधन करते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। वैसे उन्होंने कहा है अधिकरण क्या चल रहा है कि शोधन कब करना है, साधारण ऋतु में शोधन करने हैं, लेकिन आप साधारण ऋतु छोड़ के अगर अन्य ऋतु में शोधन करते हो तो उससे क्या उत्पन्न होगा, उससे उसका क्या इफेक्ट होगा, ये उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा। ग्रीष्म में पुनः वृष उष्ण उपत्वात् शरीरं स्कोपपन्नम असकोपपन्नम भवति उष्णवात आतपादमात् शिथिलम अत्यर्थ प्रविलनम दोषम। क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में अगर शोधन करते हैं तो शरीर शिथिल उत्पन्न होता है, शरीर में शिथिलता उत्पन्न होती है। वैसे अष्टांग संग्रहकार में भी शरीर स्थान का जो 8वां अध्याय है उसमें उन्होंने कहा है कि वृद्धावस्था में वात प्रकोप होने के कारण सार मांस अस्थि संधि इनमें शिथिलता आ जाती है, तो वात प्रकोप से भी शैथिल्य उत्पन्न होता है। हमने अभी जो प्रमेह निदान अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें शरीर शैथिल्य कफ प्रकोप के कारण हुआ। अभी हमने जो पित्तज प्रकृति का वर्णन पढ़ा उस पित्तज प्रकृति में द्रवत्वा पित्त का द्रव गुण बढ़ने के कारण वहां पे मांस में संधि में शिथिलता उत्पन्न हो गई। और अभी अष्टांग संग्रहकारों ने हमको कहा कि वृद्धावस्था में वात प्रकोप होने के कारण संधियों में सार में धातुओं में शैथिल्य उत्पन्न होता है, यानी वात प्रकोप भी शैथिल्य कारक है। अगर आप चरक शारीर स्थान का जो 8वां अध्याय है वो देखेंगे तो उसमें से 36 नंबर का जो श्लोक है उसमें प्रजनन काल के लक्षण उन्होंने बताए हैं, उसमें अक्षणों शैथिल्यम ये लक्षण आया है। उस गर्भिणी में अक्षणों शैथिल्यम, अगर उसकी डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा है, ईडीडी नजदीक आ रही है तो उसमें अक्षणों शैथिल्यम उत्पन्न हो, ये भी वहां पे वर्णन हमको मिलता है, ये भी वात प्रकोप के कारण वहां पे लक्षण हमको मिलता है। तो इसी प्रकार उष्ण द्रव गुण वृद्धि या फिर वात प्रकोप के कारण शैथिल्य की निर्मिति होती है। तो ये फिजियोलॉजिकल शैथिल्य है। जैसे जरा काल में शैथिल्य अवश्यम भावी उत्पन्न होगा, पित्तल प्रकृति में शैथिल्य अवश्यम भावी उत्पन्न होगा, या फिर ग्रीष्म ऋतु में आप शोधन करेंगे तो शैथिल्य अवश्य निर्माण होना है, प्रजनन काल में अक्षणों शैथिल्यम अवश्य उत्पन्न होना है इररिस्पेक्टिव ऑफ पैथोलॉजी। तो ये समवॉट फिजियोलॉजिकल शैथिल्य की निर्मिति। विकृत शैथिल्य जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो विकृत शैथिल्य के दो एस्पेक्ट है, और विकृत शैथिल्य आइदर क्लेद संचय से उत्पन्न होगा या फिर क्लेद क्षय से उत्पन्न होगा। क्लेद क्षय यानी क्या, अगर क्लेद का अतिरिक्त क्षय हुआ है, शरीर में से स्नेह धातु का आप धातु का अतिरिक्त क्षय हुआ है तो उसके कारण वात का प्रकोप होगा, उष्ण और रुक्ष गुण की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होगी, एंड ड्यू टू विच the shaithilya occurs. That means we can see that shaithilya in Rajya Kshama, Sandhi shaithilya occurs due to the Vata Vishesha, Vata प्रकोप। तो ये क्लेद क्षय के कारण उत्पन्न होगा, और क्लेद संचय से जो शैथिल्य उत्पन्न होता है उसके भी दो कारण है उस क्लेद संचय के। एक डायरेक्टली क्लेद की वृद्धि होना, कफ की वृद्धि होने के कारण, जैसे शीत गुरु स्निग्ध गुण की वृद्धि होना, जैसे हम अभी प्रमेय अध्याय में पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्टली क्लेद की वृद्धि हो रही है, शरीर डायरेक्टली कफ की वृद्धि हो रही है, और जिसके कारण क्लेद संचय हो रहा है, और इस क्लेद संचय होने के कारण अनिबिड़ संयोगता, ये भाव उस धातुओं में उत्पन्न हो रहे हैं। धातुओं का जो कॉम्पैक्टनेस है उसमें अतिरिक्त क्लेद जाके वहां पे बैठ रहा है, और उस अतिरिक्त क्लेद के कारण उन धातु परमाणुओं का जो नॉर्मल कॉम्पैक्टनेस है उसमें अंतर आ रहा है। द नॉर्मल बॉन्ड
normal covalent bond that is established physiologically between the two dhatu parmanu are going to be breaker down, and the distance between the two dhatu parmanu is now increased. That is called as अनिबिड़ संयोगता. और ये क्लेद वृद्धि के कारण होता है, और वो नेचुरली प्रमेह संप्राप्ति में, कुष्ठ संप्राप्ति में और स्थौल्य डायरेक्टली क्लेद. उसी प्रकार क्लेद विलयन से भी क्लेद वृद्धि होती है. जैसे हमने पढ़ा पित्त प्रकोप के कारण, जैसे पांडु संप्राप्ति है, तो उस पांडु संप्राप्ति में क्या होता है, पित्त की अत्यधिक वृद्धि होती है. तो पित्त की अत्यधिक वृद्धि होने के कारण उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण की वृद्धि होती है, और उसी कारण कफ का और क्लेद का विलयन होता है, और उसके कारण शैथिल्य की उत्पन्न होती है. यानी पांडु की जो संप्राप्ति है वो शैथिल्य रूपी है, लेकिन उसमें शैथिल्य निर्माण होने का कारण पित्त प्रकोप है. प्रमेह की जो शैथिल्य प्रदान संप्राप्ति है उसमें शैथिल्य निर्माण होने का कारण डायरेक्टली क्लेद संचय है, या फिर राजय क्षमा में जो शैथिल्य उत्पन्न होता है उस शैथिल्य निर्माण होने का कारण वात प्रकोप है. तो इसी प्रकार शैथिल्य एक ही पैथोलॉजी होने के कारण भी उसका मैनिफेस्टेशन डिफरेंट व्याधियों में अलग अलग कारणों से होता है. अभी चरक चिकित्सा स्थान का जो छठा चैप्टर है, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 6, उसमें प्रमेहों के पूर्व रूपों के वर्णन उन्होंने किए हैं. देखिए, अगर आपके पास चरक चिकित्सा स्थान है तो उसमें से पेज नंबर 446, श्लोक नंबर 13 and 14, स्वेदो अंगगंधाः शिथिलांगता च शय्यासन स्वप्न सुखे रतिश्च रुत्नेत्र जिह्वा श्रवणोपदेहो गदांगता केश नगादि वृत्ति. देखो, पहले लाइन में उन्होंने क्या कहा, शिथिलांगता च, और आखिर के लाइन में क्या कह रहे हैं, घनांगता च. तो एक ही श्लोक में उन्होंने शिथिलांगता भी कहा और एक ही श्लोक में उन्होंने घनांगता भी कहा. तो ये कैसे? तो ये एक ऐसी उद्धविद्य परंपरा है कि प्रमेह में अर्ली स्टेज में घनांगता उत्पन्न होती है, तो घनांगता ये लक्षण अर्ली पूर्व रूप स्टेज का है, और उसका लेटर कन्वर्जन किसमें होगा, शिथिलांगता च. प्रमेह में स्टार्टिंग में घनांगता ये लक्षण मिलता है, और उसके बाद में हमको शिथिलांगता ये लक्षण उत्पन्न होता है. वैसे ही चरक चिकित्सा स्थान का जो 29 चैप्टर है, वात रक्त चिकित्सित अध्याय, इस वात रक्त चिकित्सित अध्याय में चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 29 श्लोक नंबर जो है 16 में वात रक्त के जो पूर्व रूप दिए हैं, पेज नंबर 628, स्वेदो अत्यर्थम नवाक्राष्ण्यम स्पर्शादित्वम क्षते अतिरूप संधि शैथिल्यम आलस्यम सदनम पिड़कोत्पमाः. तो यहाँ में संधि शैथिल्य ये लक्षण उत्पन्न होता है. अभी वाग्भट ने इस वात रक्त में संधि शैथिल्य के साथ भी पिंडिका शैथिल्य एक और लक्षण यहाँ पे ऐड किया है. तो वात रक्त में संधि शैथिल्य भी उत्पन्न होता है और पीडिका शैथिल्य भी उत्पन्न होता है. पिंडिका जो है वो मांस प्रधान अवयव है, यानी मांस धातु का परीक्षण करने के लिए पिंडिका असेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. सो इन नटशेल, how the shaithilya is going to be happen? Shaithilya can going to be happen either due to the vata ruddhi, pitta ruddhi, kapha ruddhi और कफ क्षय. यानी पित्त क्षय छोड़ के अन्य सभी प्रकार के दोष प्रकोप के कारण ये शैथिल्य रूपी संप्राप्ति हो सकती है. हमको मालूम है रक्त क्षय का श्लोक, उस रक्त क्षय में क्या होता है, शिरा शैथिल्य उत्पन्न होता है. रक्ते अम्ले शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य. और मांस क्षय में क्या उत्पन्न होता है, मांस क्षय में धमनी शैथिल्य उत्पन्न होता है. तो देखो, धातु बदल गया, धातुओं का शैथिल्य बदल गया तो अल्टीमेट रिजल्ट भी बदलेगा. अगर रक्त का क्षय है तो शिरा शैथिल्य है, अगर मांस का क्षय है तो धमनी शैथिल्य है. तो ये भी जानने की बात है, रक्त का शैथिल्य यानी क्या. मांस का शैथिल्य तो ठीक है, मांस तो घन धातु है, अनिबिड़ मांसत्व हम जान लेंगे.
रक्त धातु का शैथिल्य यानी क्या कह रहे हैं, वो कैसे जाना? तो रक्त शैथिल्य हो तो जब होगा तो उसके कारण शिरा शैथिल्य की निर्मित होगी। यानी क्या, जो शिरा है वो पूरी तरीके से नहीं भर पाती, उसका पूरा फिलिंग नहीं हो पाता, इसको शिरा शैथिल्य हो कहते हैं। और मांसक क्षय के कारण धमनी शैथिल्य यानी क्या होता होता है कि धमनी पूरी तरीके से भर जाती है, लेकिन धमनी के प्रोटेक्शन के लिए जो ऊपर का जो मांस धातु का लेपन रहता है, वो मांस धातु का लेपन मांसक क्षय के कारण वो डिमिनिश होने के कारण वो अभी जो धमनी है जो है वो अभी मूवेबल हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि धमनी शैथिल्य उत्पन्न हो गया। तो इसी प्रकार से मांसक क्षय के कारण ये धमनी शैथिल्य और रक्त क्षय के कारण ये शिरा शैथिल्य उत्पन्न होता। अगर हम शुश्रूषारिस्थान का जो 5वां अध्याय है, वो 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें मांस धातु का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वर्णन उन्होंने किया है। तो उसमें से जो श्लोक नंबर 35 है, उसपे डल्लन की टीका है, आप आगे घर पे आप पढ़िए, तो वहां पे डल्लन ने पेशी की व्याख्या की है, मांस पेशी की। वो क्या कहते हैं, मांसावयव संगातः परस्पर विभक्तः पेशी उच्यते। शरीर में मांस धातु किस स्वरूप में है, वो पेशी स्वरूप में है। मांस धातु की शरीर में अभिव्यक्ति पेशी स्वरूप में होती है। मांसावयव संगातः परस्पर विभक्तः पेशी उच्यते। तो शरीर में जिस प्रकार के सब स्केलेटल मसल है, उन सब स्केलेटल मसल के हम उनका समावेश इस पेशी में कर सकते हैं। और ये पेशी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे गुद में 3 मांसपेशी है, ऐसे सुश्रुत कहते हैं। तो हम अगर सोचेंगे कि गुदस्थ इन 3 पेशियों का अगर शैथिल्य उत्पन्न हुआ तो लक्षण क्या होगा, तो गुद भ्रंश ये लक्षण उत्पन्न होगा। सुश्रुत ने कहा है कि मेड्र में 1 मांसपेशी होती है, उस मेड्र स्थित 1 मांसपेशी का अगर शैथिल्य उत्पन्न हुआ तो क्या होगा, तो क्लैब्य की निर्मित होगी। बस्तिक शिरों में 2 मांसपेशी होती है, अगर इन 2 बस्ती शिरस्थ 2 मांसपेशियों का शैथिल्य उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये लक्षण उत्पन्न होगा। आपके पास अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट आता है और उसका दूसरा कोई कारण नहीं है और बस्ती शिरस्थ मांसपेशी का शैथिल्य ये कारण हो गया, बहुत सारे बच्चे आते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि वॉलंटरी कंट्रोल नहीं आ पाता उनमें। तो ये क्या है, वो जो बस्ती शिरस्थ मांसपेशी है उसका शैथिल्य है। चिकित्सा करते समय वो शैथिल्य दूर करने की चिकित्सा करनी चाहिए। ये थोड़ा सा वो व्याधि जानने की कोशिश हमको करनी चाहिए। हृदय में 2 मांसपेशी है तो उसका शैथिल्य यानी क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इस प्रकार से हम उसको जान सकते हैं। आमाशय द्वार में 2 मांसपेशी है, उसका जब शैथिल्य होगा तो स्फिंक्टर लैक्सिटी उत्पन्न होगी, तो इसके कारण जीआरडी जैसे सिम्टम उत्पन्न होंगे। यकृत में 2 मांसपेशी है, उसका अगर शैथिल्य उत्पन्न होगा तो स्वस्थानच्युतः हिपेटोमेगाली डेवलप होगी। तो हिपेटोमेगाली इज आल्सो ड्यू टू द मांसपेशी शैथिल्य। सिमिलरली द प्लीहा वृद्धि अगर है वो भी स्वस्थानच्युतः, वो प्लीहस्थ जो मांसपेशी है उनकी अगर वृद्धि होती है तो उसके कारण वो डेवलप हो सकती है। देखिए मांस क्षय हो गया, उसके कारण शैथिल्य आ गया तो भी प्लीहा वृद्धि है। तो प्लीहा वृद्धि का डिफरेंशियल डायग्नोसिस आयुर्वेदिक बेसिस पे आपको करना आना चाहिए। आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग हो जाएगा तो आपकी चिकित्सा के ड्रग अलग हो जाएंगे। और नेत्र में 1 मांसपेशी रहती है, तो उस नेत्रस्थ 1 मांसपेशी में अगर शैथिल्य उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, निस्टैग्मस डेवलप हो सकता है। तो इसी प्रकार डिफरेंट जगह में जो डिफरेंट मांसपेशियां हैं उनमें अगर शैथिल्य उत्पन्न होता है तो उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न अवयवों में अलग अलग प्रकार से हो सकती है।
अभी इस शैथिल्य की चिकित्सा कैसे करें? चलो आपने जान लिया कि ये जो सामने मेरे सामने जो व्याधि है, व्याधि अवस्था है, वो शैथिल्य प्रदान है, तो उसकी चिकित्सा किस प्रकार से करें? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये शैथिल्य किन कारणों से उत्पन्न हुआ है। अगर वो कफ के कारण है तो नेचुरली उसमें वमन, तिक्त, कषाय, उद्वर्तन और व्यायाम ये चिकित्सा करनी है। वो पित्त दोष के कारण है तो नेचुरली उसमें रेचन, अनुलेप इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। वात दोष के कारण संधि शैथिल्य आदि लक्षण उसमें उत्पन्न हो रहे हैं तो स्नेहन स्वेदन और गुर्द रेचन आप दे सकते हैं। अगर आप चरक चिकित्सा स्थान का 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारे जो कल्प है वो शैथिल्य नाशक है। प्रमेय में भी बहुत सारे कल्प शैथिल्य नाशक है। पांडु चिकित्सा अध्याय में जो कौट जाति शिलाजतु नाम का जो कल्प आता है, हाँ, पांडु चिकित्सा जब हम पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन ये जो कौट जाति शिलाजतु नाम का जो कल्प है, इसमें क्या है, इसमें शिलाजतु को मांसपाचक द्रव्यों की भावना दी है। 7 बार, 8 बार, 10 बार उसकी भावना दी है। और मांस शैथिल्य प्रदान जो जो व्याधियां हैं तो उसमें ये मांसपाचक द्रव्यों की भावना दिया हुआ शिलाजतु उपयुक्त है, जैसे CRF जैसी कंडीशन। तो उसमें मांस शैथिल्य जब उत्पन्न होता है तो उसमें आप ऐसे विभिन्न कल्प दे सकते हैं। तो हमने शुरू कहाँ से किया था? सशरीर शैथिल्यात्। निदान स्थान में, प्रमेह निदान में आचार्य क्या कहते हैं कि कफ का प्रकोप तो हो गया, और अब ये कफ का प्रकोप होने के बाद वो जो कफ जो है तो पूरे शरीर में क्यों फैलता है? शरीरम विस्तृप्तिम लभते शरीर शैथिल्य। शरीर शैथिल्य के कारण वो जो कफ है वो पूरे शरीर में फैलता है। अब ये शरीर शैथिल्य क्या हो गया? अनिबिड़ संयोगता। अभी इससे आगे क्या कहते हैं वो प्रमेय संप्राप्ति में? सविसर्पण शरीरे मेधसा एवादिताः मिश्री भावं गच्छति मेधसाश्चैव बहु अबद्धत्वात् मेधसस्य गुणैः समान गुण भूयिष्ठत्वात्। क्या होता है, क्या कहा उन्होंने? मेधसा च एव बहु अबद्धत्वात्। अभी जो कफ बड़ा, एक मिनट, हो देखो, वेद धातु जो है वो ऑलरेडी क्वांटिटी वाइज इंक्रीज हुआ है और ऑलरेडी वो अबद्ध हुआ है। मेधसा चैव बहु अबद्धत्वात् मेधसा च गुणैः समान गुण भूयिष्ठत्वात्। और मेध धातु के और कफ धातु के गुणधर्म समान होने के कारण शरीरे विसर्पण स, शरीर में ऑलरेडी जो फैला हुआ जो कफ धातु है वो क्या करता है? मेधसः एव आदितः मिश्री भावन गच्छति। वो मेध धातु के साथ मिश्री भावन गच्छति, सम्मूर्छित हो जाता है। तो दोष दृश्य सम्मूर्छना होते समय एक्चुअली प्रिसाइजली क्या होता है उसका वर्णन उन्होंने किया है। दोष का तो प्रकोप हो गया, लेकिन वो दोष कौन से दुष्यगामी हो जाता है? उस प्रकोपित दोष को किस दुष्य की एफिनिटी होती है? समान गुण भूयिष्ठत्वात्। अगर उस दोष को, उस दुष्य के अगर गुणधर्म समान है तो उस दोष प्रकोप को, उस दोष को उस दुष्यगामी होने की एफिनिटी, उससे रिलेशन एस्टेब्लिश करने की एफिनिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे कफ प्रकोप है और कफ के समान गुणधर्मों वाला मेद भी ऑलरेडी बहु अबद्ध उत्पन्न हुआ है, तो नेचुरली जो कफ विशेष हो गए। अभी जो इससे आगे क्या होता है? समेधसा मिश्री भवन दूषयति एनत् विकृतत्वात्। मेधसा मिश्री भवन, अभी जो कफ जो है वो मेध धातु के साथ सम्मूर्छित होने के बाद मेधसा मिश्री भवन क्या करता है? स विकृतत्वात् एनत् दूषयति। स यानी वो कफ
विकृतत्वाद एनत, एनत यानी इसको यानी किसको, मेद धातु को दूषयति, दूषित करता है। दूषित करता है यानी क्या करता है, ऑलरेडी मेद धातु जो है वो स्निग्ध है, गुरु है, शीत है। अभी कफ जो है वही मेद धातु के समान गुणधर्मी होने के कारण जब कफ और मेद इनकी समूर्छना हो जाती है तो मेद धातु स्निग्धतर, गुरुतर ऐसा बन जाता है, शीततर ऐसा बन जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में तरतम भाव अपेक्षित नहीं है। स्निग्ध गुण नेचुरली हितकर है, शीत गुण नेचुरली हितकर है, लेकिन स्निग्धतर, स्निग्धतम, शीततर, शीततम ये भाव ये विरोधी है। तो जो कफ और मेद एक दूसरे से समूर्छित हो जाते हैं तो ये कफ क्या करता है, उस मेद धातु का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें नेचुरली शैथिल्य उत्पन्न होने के कारण कफ का मॉलिक्यूल उस मेद धातु में एंट्री हो जाता है और उस मेद धातु में वो स्निग्धतर, गुरुतर, शीततर ऐसे तरतम भावों से गुणों की वृद्धि करता है और इसको उन्होंने कहा कि दूषयति। इससे आगे स विकृतो दुष्टेन मेधसा उपहिताः शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्गम गच्छति क्लेदयोः मांसयोः अति प्रमाण अभिरुद्धत्वात्। से आगे क्या होता है, विकृताः सा, दुष्ट हुआ वो, कौन सा वो यानी कफ धातु, कफ और मेद धातु, क्लेद मांसयोः अति प्रमाण अभिरुद्धत्वात्, क्लेद मांसयोः अति प्रमाण अभिरुद्धत्वात्। निदान जो रहते हैं वो श्लेष्म मेद मूत्र संजनना करने वाले होते हैं, शरीर में द्रव गुण की, स्निग्ध गुण की, गुरु गुण की वृद्धि करने वाले होते हैं। वो मेद को जैसे दुष्ट करेंगे वैसे शरीर में जो स्निग्ध गुण, द्रव गुण वाले धातु है उन अन्य धातुओं की भी दृष्टि करेंगे। इसी कारण क्लेद मांसयोः अति प्रमाण अभिरुद्धत्वात्, क्लेद मांस भी निदान विशेष के कारण वृद्ध हुए हैं तो क्या होता है, मेधसा उपहिता, वो जो कफ धातु, कफ दोष है वो मेद के साथ मिश्र होके शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्गम गच्छति। वो अभी जो कफ जो है वो मेद धातु के साथ समूर्छित हो गया। नाउ दिस कोलिशन between the kapha and the meda is searching for the similar bhavas having the similar, most similar properties, and the kleda and the mausa are having the properties similar to the, nearer to the kapha. That's why the kapha and meda samurchana is now going to attach or going to have the unity, going to have a chemical reaction with the kleda mausa. Now तो ये भी जानने की बात है, जब दोष दुष्य समूर्चना होती है तो दोष प्रकोप जब होता है तो वो सबसे पहले किसको अटैच होगा, जो दुष्य है वो दोष के समान गुणधर्म का, ये नेचुरल एफिनिटी है दोष। और जब वो दोष दुष्य समूर्चना होगी तो वो दोष दुष्य समूर्चना सिमिलर प्रॉपर्टी वाले अन्य धातुओं को अटैच करने की, उस धातुओं को दूषित करने की कोशिश करेगी। अभी वैसे यहाँ वही हो रहा है, सबसे पहले मेद धातु कफ ने दूषित किया क्योंकि वो समान गुणधर्म वाला है, पहले से ही उसमें शैथिल्य उत्पन्न हुआ है और अब ये कफ और मेद की समूर्छना समान गुणधर्म वाले अन्य क्लेद मांसयोः संसर्गम गच्छति। अब इससे आगे क्या होता है, मांस प्रदोषात् ऊटी मांस पीड़का शराविका कच्छपिकाद्याः संजनयति अप्रकृति भूतत्वात्। स
अप्रकृति भूतत्वाद शब्द वहां पे, अप्रकृति भूतत्वाद यानी क्या? प्रकृति भूतत्वाद यानी फिजियोलॉजी, अप्रकृति भूतत्वाद यानी पैथोलॉजी, यानी वो विकृत होने के कारण। सो यानी क्या? वो कफ और मेद की समूर्छना। मांसे मांस प्रदोषात, मांसे यानी क्या? सप्तमी एक वचन, मांसे, मांस धातु में, मांस प्रदोषात, मांस प्रदोषात यानी क्या? मांस स्थित जो दोष है, विकृत दोष है, उनके कारण शराविका, कच्छपिका आद्या पूति मांस पीडका संजनयति। तो कफ और मेद की समूर्छना क्लेद मांसयोः संसर्गम गच्छति। अब ये विकृत कफ दोष के कारण क्या होता है? मांस प्रदोष व्याधियों की निर्मित होने लगती है। अब मांस धातु की अतिरिक्त दृष्टि होने लगती है, और जब मांस धातु की अतिरिक्त दृष्टि होती है तो शराविका, कच्छपिका या पूति मांस पीडका संजनयति। यानी अब ये विकृत कफ प्लस मेद प्लस क्लेद प्लस मांस, ऐसी समूर्छना जब होती है तब ये समूर्छना मांसगत होकर मांस धातु की दृष्टि कर पूति मांस पीडका की निर्मिति करती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हर एक प्रमेही रुग्ण में पूति मांस पीडका निर्माण होने ही चाहिए। ये पूति मांस पीडका वही प्रमेही रुग्ण में निर्माण होंगे जिनमें मांस धातु असार है, अबल है। अगर प्रमेही रुग्ण में मांस धातु उतना निश्चित नहीं हुआ है, उतना शैथिल्यमान नहीं है, तो पीड़ता की निर्मिति नहीं हो। लेकिन कुछ रुग्ण है जिनमें मांस धातु ज्यादा शैथिल्यमान है, ज्यादा असार है, तो उनमें पीड़ता की निर्मिति सबसे ज्यादा होंगी, सबसे आशुतर होंगी। वैसे उन्होंने कहा है, देखो जो चरक सूत्र स्थान का जो 17वां अध्याय है, 17 कियंता शीर्षीय अध्याय, उस कियंता शीर्षीय अध्याय में चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 श्लोक नंबर 104, पेज नंबर 104, विना प्रमेह अभिएता जायन्ते दुष्टमेतसा तावच्चेतान लक्ष्यन्ते यावत वास्तु परिग्रह। तो प्रमेह के अतिरिक्त भी अगर मेद धातु की, मांस धातु की अतिरिक्त दृष्टि होती है, फिर भी पूति मांस पीड़का की निर्मिति हो सकती है। तो इसी प्रकार प्रमेह छोड़कर भी अगर मांस धातु की वृद्धि ज्यादा मात्रा में हुई है तो वो जो दृष्टि है वो पूति मांस पीड़का की निर्मिति कर सकती है। तो आगे कहते हैं वो शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन् मूत्रत्वेन परिणमयति। अभी शरीर क्लेदम पुनः दूषयन्, पुनः शब्द है। अभी जो ये विकृत कफ दोष है ना, वो शरीर क्लेदम पुनः दूषयन्, पुनः दूषयन्। पुनः दूषयन् क्यों कहा? सबसे पहले मैंने कहा था, देखो दूसरे स्टेज में पुनः स मांस क्लेदयोः संसर्गम गच्छति, वहां पे फर्स्ट विशेषण ऑफ द क्लेदा, नाउ द सेकंड विशेषण ऑफ द क्लेदा स्टार्ट। स पुनर्दूषयन्, शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन् मूत्रत्वेन परिणमयति। हमको मालूम है ये अभी क्या हो रहा है कि क्लेद धातु का, हमको मालूम है मूत्र धातु का जो फंक्शन है मूत्र से क्लेद विकृति। अगर क्लेद की निर्मिति ज्यादा हो रही है, यानी उस क्लेद का एक्सर्शन का जो काम है, शरीर के बाहर उसका विसर्जन करने का जो काम है, वो मूत्र धातु का वो ज्यादा मात्रा में होगा। इसी कारण प्रमेह रुग्ण में बहुमूत्रता है लक्षण निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि क्लेद धातु की दृष्टि ज्यादा होती है। शरीर क्लेदम पुनः दूषयन् मूत्रत्वेन परिणमयति। परिणाम क्रिया में द्रवकीट जो है वो ज्यादा निर्माण होने लगता है, और अगर द्रवकीट ज्यादा मात्रा में निर्माण होगा तो द्रवकीट की उत्सर्जन की प्रक्रिया नेचुरली शरीर में बढ़ेगी। इसी कारण बहुमूत्रता ये लक्षण प्रमेह में उत्पन्न होता है।
अभी आगे वो कहते हैं मूत्रवाहानां च स्रोतसां वंशण बस्ति प्रभवानां मेधः क्लेदो उपहितानि गुरूणि मुखानि आसाद्य प्रतिरुद्धते। क्या कहते हैं वो? वंशण बस्ति प्रभवानां, प्रभव यानी क्या? मूल स्थान। वंशण बस्ती ये जिसका मूल स्थान है। ऐसे कौन? मूत्र बहानाम च स्रोतसाम, ऐसे मूत्र व स्रोतस में मेद क्लेद उपहितानि गुरूणि मुखानि आसाद्य प्रतिरुद्धते। ये जो दुष्ट कफ और क्लेद है वो क्या करते हैं? मेद क्लेद उपहितानि, उपहितानि यानी क्या? अपूर्ण, भरलेले, फिल्ड विथ। मेद और क्लेद इनसे भरे हुए, मेद क्लेद उपहितानि कौन से? गुरुणी मुखानी आसाध्य। गुरुणी यानी क्या? बिग वेसल्स, बिग वेसल ओपनिंग। गुरुणी मुखानी आसाध्य, आसाध्य यानी प्राप्त करके प्रतिरुद्धते, वहां पे वो अवरोध उत्पन्न करते हैं। मूत्र वाहनाम च स्रोतसाम, ये मूत्र वाहन स्रोत क्यों आ गया? क्योंकि अभी जो क्लेद की दृष्टि हुई है वो क्लेद को बाहर निकलने के लिए मूत्र एक ही मार्ग है, इसलिए वो मूत्र मार्ग से चला जाएगा अतिरिक्त क्लेद। इसी कारण अतिरिक्त क्लेद जो है वो अभी मूत्र स्रोत में आएगा। अभी वो जो अतिरिक्त क्लेद है वो मूत्र स्रोत में आने के बाद क्या होगा? वो गुरुणी अतिरिक्त जो क्लेद, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक फोन आया था। अतिरिक्त जो क्लेद धातु है वो मूत्र व स्रोत में आएगा और गुरुणी मुखानी आसाध्य प्रतिरुद्धते। वो जो जो है उसमें वो अवरोध उत्पन्न करता है। अब देखिए ये गुरुणी मुखानी आसाध्य जो है वो रक्त प्राप्ति में नहीं पड़ा। गुरुणी मुखानी आसाध्य वही टर्मिनोलॉजी, गुरुणी मुखानी आसाध्य वही था, लेकिन उसका कारण वो अलग था। गुरुणी मुखानी आसाध्य, वहां पे वो गुरुणी मुखानी आसाध्य क्यों हो रहा था? वो के कारण उष्ण और तीक्ष्ण क्या हो रहा था? वो वैसोडाइलेटेशन वहां पे हो रहा था, उसका नाम उन्होंने गुरुणी मुखानी आसाध्य था। गुरुणी मुखानी आसाध्य प्रतिरुद्धते ततः आखिर में कहते हो कर्म्यः असाध्यम वा जनयति प्रकृति विकृति भूतत्वात्, तथा उसके बाद प्रकृति विकृति भूतत्वात्, प्रकृति विकृति भूतत्वात् जिसको विकृत क्लेद को, विकृत मेद को जो अभी मूत्र में करते हैं उनको तो उसके बाद वो स्थैर्य और असाध्यता उत्पन्न करता है। और इसी पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट के साथ में की एस्टेब्लिशमेंट उसका तो सबसे पहले श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते, उसके बाद वो श्लेष्मा क्या होता है? शरीरम विसृप्तिम लभते, शरीर शैथिल्य। उसके बाद के स्टेज में क्या होता है? वो समान गुण मेद धातु से सम्मूर्छित होने लगता है और अभी कफ और मेद की सम्मूर्छना शरीर में समान गुण धर्म के अन्य भाव पदार्थों के भी सम्मूर्छित होने लगती है। मांस क्लेदयोः, और क्लेद धातु की अतिरिक्त दृष्टि होने के कारण मूत्रत्वेन परिणमयति, अतिरिक्त क्लेद मूत्र व स्रोत में आने लगता है और वो मूत्र व स्रोत में गुरुणी मुखानी आसाध्य ऐसी पैथोलॉजी उत्पन्न करता है और उसको स्थैर्य और असाध्यता प्राप्त होती है। तो इसके प्रकार यहाँ पे कपच प्रमेय की जो संप्राप्ति है उसका वर्णन आचार्यों ने किया है। इसके बाद का जो वर्णन है प्रमेय निदान का वो हम अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है। अभी सवाल क्या है? सुश्रुत संहिता निदान स्थान में प्रमेय संप्राप्ति में अपरिपक्व वात पित्त श्लेष्मा
ऐसा दोषों का विशेषण दिया है, तो ये अपरिपक्व का अर्थ क्या है? तो ये थोड़ा सा अलग विषय है, हम इसके बारे में अभी कंटिन्यूटी करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगली बार इस पे हम विवेचन करेंगे कि अपरिपक्व श्लेष्मा वात पित्त कफ दोषों के दो प्रकार रहते हैं, एक परिपक्व और ये अपरिपक्व, एक पोषक दोष और एक पोष्य दोष। ये पोषक दोष और पोष्य दोष ये कंसेप्ट क्या है, तो उस पे हम थोड़ा सा विवेचन करेंगे। जो सुश्रुतोक्त प्रमेह की संप्राप्ति है, तो उस पे अगली बार उसका विवेचन करने की कोशिश करेंगे। प्रागत यानी प्राग सबसे पहिले, सगळ्यात आधी, सगळ्यात पूर्वी, अतिभूयस्वाद ऑलरेडी विषय झालेला आहे असा तो सर हॅलो, प्रमेहामध्ये प्रमेह जसा जसा जीर्ण होत जाईल तशी वाताची दृष्टी जास्त आढळून येते आपल्याला, किंवा वाताची अवस्था ही काही रुग्णांमध्ये पाहायला मिळते. आणि तिथे जर रिनल फेल्युअर सारखे कंडिशन येत असेल रुग्णांमध्ये, तर त्या कंडिशन मध्ये कसा विचार करायचा की तिथे वाताचं पण प्राधान्य वाढलेलं आहे आणि प्रमेहाची पण संप्राप्ती दिसत आहे. हेतूही कफप्रधान दृष्टीचे सुरुवातीच्या काळात जर आढळत असतील, जर आपण रुग्णाचा इतिहास घेतला, आणि तेव्हा कफप्रधान दृष्टीचे हेतू रुग्णामध्ये सापडतात, दिवास्वाप आहे किंवा अजून दवप्राय हेतू आहेत, अत्यंबुपान आहे. पण नंतर एक 10-12 वर्षांनी त्याचं क्रॉनिक रिनल फेल्युअर मध्ये जर कन्व्हर्जन झालेलं असेल 10-15 वर्षानंतर, तर कसा विचार करायचा? हो हो, बरोबर आहे तुमचा प्रश्न, महत्वाचा प्रश्न आहे. प्रॅक्टिकली अशी पेशंट आपल्याकडे भरपूर पाहण्यात येतात. जनरली जे आपण आता पुढच्या वेळी पाहू की हे जे कफचे प्रमेह, पित्तचे प्रमेह आणि वातज प्रमेह जे आहे, ते प्रमेहाचे प्रकार नसून त्या प्रमेहाच्या अवस्था आहे. हे अवस्थांतरण आहे. सुरुवात कफज प्रमेहापासून आहे, पण अल्टिमेट त्याचं लँडिंग जे आहे ते वातज प्रमेहात होणार आहे. जर हेतू सेवन चालू राहिलं, लॉंग स्टँडिंग 10 वर्ष 12 वर्ष तो प्रमेह राहिला, तर अल्टिमेट एंड रिझल्ट त्याचा मधुमेहात होणार. म्हणजे एक 2च मिनिटं, मला एक कॉल येतोय, मी तो कॉल रिसिव्ह करतो आणि पुन्हा कनेक्ट होतो. हा सर, नमस्कार. म्हणून जे डायबेटिक आपण जे म्हणतो की नेफ्रोपॅथी सारखे जे कंडिशन निर्माण होतात, किंवा मग काही कंडिशन मध्ये डायबेटिक रेटायनोपॅथी निर्माण होते, काही कंडिशन मध्ये डायबेटिक न्यूरोपॅथी निर्माण होते. या कंडिशन काय आहेत ते आपण पुढच्या वेळी जेव्हा चिकित्सास्थानाचा संवाद ते वाचणार आहोत, त्यामध्ये त्यांनी दिलंय. प्रमेह चिकित्सा जेव्हा आपण वाचू त्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की जेव्हा तुम्ही प्रमेहाची चिकित्सा करत राहता लॉंग स्टँडिंग, त्यामध्ये खूप प्रमेह हा संतर्पणजन्य आहे असं समजून आपण अपतर्पण 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 असं करत राहतो. आज जे ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट आपण देतो, ते ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट पण काय आहेत, एक प्रकारे ते अपतर्पणाची चिकित्सा आहे, ते अपतर्पणच आहे. ते अपतर्पण जर लॉंग स्टँडिंग जास्त केलं तर काय आहे, तर नॅचरली अपतर्पणजन्य वातरोग त्या ठिकाणी होणार आहे. हे डायबेटिक रेटायनोपॅथी, डायबेटिक नेफ्रोपॅथी, डायबेटिक न्यूरोपॅथी या कंडिशन काय आहे, या वातरोग वातवृद्धीमुळे निर्माण झालेल्या कंडिशन, वाताची वृद्धी त्या दर्शवतात, म्हणून या कंडिशन निर्माण होतात. म्हणून चिकित्सास्थानामध्ये चरकांनी काय सांगितलं, जे शोधन तुम्ही करता ते शोधन केल्यानंतर काय करा, मेहेषु संतर्पणमेव कार्य. जी शोधनाची जी अवस्था आहे ती शोधन करून झाल्यानंतर प्रमेहामध्ये संतर्पण करणं आवश्यक आहे. ते जर संतर्पण आपण केलं नाही तर जे अपतर्पणजन्य रोग होतात, त्यामध्ये गुल्म, क्षय वगैरे वगैरे त्यांनी सांगितलं. ह्या ज्या वेगवेगळ्या व्याधी आहेत अपतर्पणजन्य होणाऱ्या, त्या म्हणजे आजकाल दिसणारे डायबिटीसचे कॉम्प्लिकेशन. म्हणून आणि हा संकल्पना जी आहे ही संकल्पना मॉडर्न मध्ये नाहीये, कन्व्हेन्शनल सायन्स मध्ये नाहीये. सांगण्याचा उद्देश असा की डायबिटीस या पॅथॉलॉजिकल कंडिशन मुळे उपद्रव निर्माण होतोय का ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट जास्त दिवस दिल्यामुळे कॉम्प्लिकेशन निर्माण होतोय, हाच थोडा वादाचा मुद्दा आहे. म्हणजे मला असं म्हणायचंय की जे कॉम्प्लिकेशन निर्माण होतंय ते ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट लॉंग स्टँडिंग दिल्यामुळे पण निर्माण होत.
तेव्हा अशा ठिकाणी जी आपली वाताची चिकित्सा आहे, मग त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुवासन बसती आहे वातरोगासाठीचे, ते आपण म्हणजे ही वातवृद्धी आहे असं समजून त्याची चिकित्सा करणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. जेव्हा आपण प्रमेय चिकित्सा वाचू तेव्हा त्यावर आपण जास्त मात्रेत बोलू. माइक्रोअल्ब्यूमिन सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने पर वृक्क में शैथिल्य होता है क्या? अभी एग्जैक्टली शैथिल्य वहां पे उत्पन्न होता है क्या ऐसा नहीं कह सकते, वो तो मूत्र के स्वरूप में वहां पे चेंजेस हो जाता है, श्वेत मूत्रता निर्माण होती है, या फिर मूत्र के जो गुणधर्म है वो अलग अलग वहां पे चेंजेस हो लगते हैं, वो श्लेष्मारु तापमान जैसी वो कंडीशन है वैसा आप कह सकते हैं, लेकिन वहां पे शैथिल्य उत्पन्न होता है ऐसा कॉन्फिडेंटली हर बार ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि माइक्रोअल्ब्यूमिन यूरिया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस आयुर्वेदिक बेसिस पे अलग अलग प्रकार से हम कर सकते। मेद शैथिल्यकर आणि मेद वह स्त्रोत दृष्टीकर हेतू एकच समजायचे का? मोस्टली म्हणजे शैथिल्य करणारे आणि मेरुदाची दृष्टी करणारे हे मोस्टली एकच आहे असं आपण म्हणू. जनरली जे चरक विमानस्थानाचे जे 5वा अध्याय आहे की नाही त्यामध्ये स्त्रोतदृष्टीकर जे हेतू दिलेले की नाही ते जे हेतू म्हणजे दिवास्वाप हा हेतू कुठे सांगितला त्यांनी, हा हेतू त्यांनी मांसकामी सांगितला, म्हणजे तो मांस धातूचा शैथिल्य जास्त प्रमाणात आहे. हे जो स्त्रोतदृष्टीचे प्रत्येक स्त्रोताचे हेतू दिलेले आहेत त्यानुसार आपण त्या हेतूंचं त्या धातूंचं शैथिल्य करणारं किंवा त्या धातूंचं गामित्व त्या हेतूंवरून आपण समजू शकतो. शैथिल्याचा विचार करताना कुठल्या गुरुवादी गुणांचा प्रकर्षाने विचार करावा? जसं आपण पाहिलं की शैथिल्याची निर्मिती ही क्लेद संचयामुळे होतीये, क्लेदाच्या वृद्धीमुळे होतीये किंवा क्लेदाचा क्षय झाल्यामुळे होतीये. आता क्लेदाचा क्षय झाल्यामुळे म्हणजे कुणामुळे होते? वाताच्या वृद्धीमुळे होते. तर वात गुण वृद्धी म्हणजे वाताच्या वृक्ष आणि चल आणि खर या 3 गुणांची वृद्धी राज्यक्षमामध्ये संधी शैथिल्य हे लक्षण निर्माण करते. म्हणजे राज्यक्षमामध्ये तुम्ही जर अभ्यासला असेल तर प्रतिलोम राज्यक्षमा आहे, अति शुक्र क्षयामुळे होणारा, अति व्यवयामुळे होणारा, तर त्यामध्ये अतिव्यवय जर केला तर त्यामध्ये संधी शैथिल्य हे लक्षण निर्माण होतं. ते कशामुळे होतं? शुक्रक्षयामुळे ते शैथिल्य निर्माण होतं, म्हणजे वृक्षादी गुणधर्माची वृद्धीमुळे निर्माण होतं. कफाची जेव्हा वृद्धी होते तेव्हा नॅचरली स्निग्ध, गुरु आणि शीत आणि द्रव हे गुण वाढतात आणि त्यामुळे क्लेद संचय अतिरिक्त मात्रेत झाल्यामुळे प्रमेह, कुष्ठ आणि स्थौल्य या व्याधीमध्ये शैथिल्य निर्माण होतं. आणि जी आपण पांडू संप्राप्ती पाहिली त्यामध्ये पित्ताचे उष्ण, द्रव आणि सरळ हे गुणधर्म वाढतात आणि त्यामुळे पांडू संप्राप्तीमध्ये शैथिल्य उत्पन्न होतं. तर अशा प्रकारे त्या गुरुवादी गुणांचा आपण विचार शैथिल्य संप्राप्तीमध्ये करू शकतो. ठीक आहे, तर या संदर्भात आणखीन काही कोणाला प्रश्न असतील तरी तुम्ही विचारू शकता, ग्रुपवर विचारू शकता किंवा पुढच्या वेळी जेव्हा आपण व्याख्यान घेऊ तेव्हा तो भाग कंटिन्यू करू. ठीक आहे, धन्यवाद. थांबूयात आपण इथे. थँक्यू सर. आणि सर्वांना खूप खूप धन्यवाद की त्यांनी शांततेने हा लेक्चर ऐकला.